नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु मित्तल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तिलक एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अपनी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। एलडीसी के एग्जाम नियरेस्ट हैं। हमारी साइंस की क्लासेस रेगुलर चली रही हैं और आज हम ब्लड के बारे में जो पढ़ रहे थे उसके आगे डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन क्या होता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं लास्ट की क्लास का कि हमने क्या क्या चीजें पढ़ी थी। तो ब्लड के बारे में मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि ब्लड एक तरल विशिष्ट संयोजी उत्तक है। क्या है? विशिष्ट संयोजी उत्तक है, कनेक्टिव टिश्यू जिसे बोला जाता है। और उसके अंदर एक चीज मैंने आपको बताई थी कि जो कोलेजन और इलास्टिन जो प्रोटीन रेसे हैं वो क्या एब्सेंट होते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। 5 से 7 लीटर ब्लड है वो मेल के अंदर उपस्थित होता है, प्रेजेंट होता है। और फीमेल में मैंने आपको बताया था कि 20 to 25% एब्सेंट होता है। एब्सेंट नहीं, मतलब कम होता है, डिफिशियंसी होती है फीमेल के अंदर। और हमने ब्लड के बारे में पढ़ा था कि ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो प्लाज्मा और एक फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा के बारे में मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा में काफी सारी चीजें होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीजें पढ़ी थी हमने ब्लड सेल के बारे में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा 55% होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट्स है वो 45% होते हैं। इनका एक रेशियो है कि 55% प्लाज्मा है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। आरबीसी के बारे में मैंने आपको बताया था कि 44% होते हैं और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स 1% होते हैं। प्लाज्मा में ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है और प्लाज्मा प्रोटीन है, वाटर है। वाटर मैंने आपको बताया था कि 90 से 92% वाटर प्रेजेंट होता है। रंग कैसा होता है? हल्का पीला इसका रंग होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। Na, ये चीजें आयंस है जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जिसके बाद हमने टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन पढ़े थे कि हाउ मेनी टाइप्स इन प्लाज्मा प्रोटीन। तो प्लाज्मा प्रोटीन के हमने 3 टाइप्स पढ़े थे, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। ये 3 टाइप्स पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि हम प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में आगे डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन में जो एल्ब्यूमिन है उसका बॉडी में क्या फंक्शन है। इनके जो जो भी फंक्शन है, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन, इनके जो भी फंक्शन है वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी तक सिर्फ मेन चीजें प्लाज्मा और जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स है इनके बारे में ध्यान रखना है कि प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। हीमोग्लोबिन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि हीमोग्लोबिन का जो रंग है वो हीमोग्लोबिन की लाल जो रंग है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बैंगनी रंग की उपस्थिति के कारण होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखिएगा कि ब्लड का जो लाल रंग है, रेड कलर है, वो किसकी उपस्थिति की प्रेजेंस में होता है? हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस में क्या होता है? ये रेड होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। जिसके बाद हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। काफी बेहतरीन क्लास होने वाली है आज की। आज आपको काफी सारी चीजें सीखने को मिलेगी क्योंकि क्या है कि आपने देखा होगा कि आप जब भी आपकी चोट लग जाती है तो आपके एक लेयर सी आके, जिसे बोला जाता है, एक लेयर सी आके बिल्कुल एकदम क्लोटिंग हो जाती है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। वो किस प्रकार होती है आज की क्लास में हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी कि क्या क्या चीजें, क्योंकि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन है, इनके फंक्शन कुछ इसी प्रकार होते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन है। प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसका जो संश्लेषण है वो लीवर के अंदर होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। संश्लेषण का मीनिंग समझते हैं आप कि जो प्लाज्मा प्रोटीन लीवर के अंदर ही बनता है। तो संश्लेषण का मीनिंग यही है, सिंथेसाइजेशन बोला जाता है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन फर्स्ट नंबर हम पढ़ रहे थे। तो एक मिनट, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। तो सबसे पहले मैंने आपको लास्ट की क्लास में बता दिया था कि फर्स्ट जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन, ठीक है। तो प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, एल्ब्यूमिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एल्ब्यूमिन क्या होता है? ये हमारे बॉडी के अंदर परासरण दाब को नियंत्रित करता है। परासरण दाब को नियंत्रित कैसे करता है? रुधिर के परासरण दाब को, कोलोडियल जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है ना, उसे कौन नियंत्रित करता है? एल्ब्यूमिन नियंत्रित करता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यही है कि रुधिर में कोलोडियल परासरण दाब
आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पराशरण दाब को कौन सी प्रोटीन नियंत्रित करती है, तो एल्ब्यूमिन प्रोटीन नियंत्रित करती है। ये ध्यान रखिएगा, कोलोडिल पराशरण दाब को क्या करता है, नियंत्रित करता है, नियंत्रित करता है। अब देखिए इसकी डिफिशियंसी से क्या होगा, यदि इसकी बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाए तो क्या होगा कि ब्लड ये क्या करता है कि ब्लड को पकड़े हुए रखता है, जल को, ब्लड में जल को पकड़े हुए रखता है, ठीक है ना, क्योंकि जो प्लाज्मा के अंदर जो वाटर प्रेजेंस होता है तो उसको पकड़े हुए रखने का काम कौन करता है, एल्ब्यूमिन करता है। अब होगा क्या, यदि ये इसकी डिफिशियंसी हो जाए एल्ब्यूमिन की, कि एल्ब्यूमिन की आपके अंदर बॉडी के अंदर कमी हो गई, तो क्या होगा, तो फिर आपके बॉडी के अंदर जो वाटर है वो क्या होगा, टिश्यूज में जाकर इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी कमी से, ये भी लिख लेते हैं साथ के साथ, इसकी डिफिशियंसी से या कमी से, इसकी कमी से जल टिश्यू यानी उत्तकों के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाएगा, उत्तकों में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों चीजें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि रुधिर में कोलोडियल पराशरण दाब को नियंत्रित करता है। पराशरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसके बारे में जब हम फिजिक्स में पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से जानेंगे कि पराशरण दाब होता क्या है। ऑस्मोटिक प्रेशर, जो आरओ जो सिस्टम आता है, आरओ जो सिस्टम आता है ना, वो इसी के बेस पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर ही कार्य करता है। ये क्या करता है कि कोलोडियल पराशरण दाब को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसकी कमी से जल और टिश्यू उत्तकों में क्या होते हैं, यदि इसकी कमी हो जाएगी तो इसकी कमी से क्या होगा कि वाटर है ना, यहाँ कोमा लगा लीजिए, वाटर क्या होगा, टिश्यू यानी उत्तकों में जाकर क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि वाटर यदि टिश्यूज के अंदर चला जाएगा तो फिर आपको पता है कि क्या होना है। तो ध्यान रखिएगा कि एल्ब्यूमिन क्या कार्य करता है। एल्ब्यूमिन के बाद हम पढ़ेंगे ग्लोबुलिन के बारे में। ग्लोबुलिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि एल्ब्यूमिन का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है। इसके बाद हम अब नंबर 2 देखते हैं, ग्लोब्यूलिन, ठीक है, ग्लोबुलिन। अब देखिए ग्लोबुलिन 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ग्लोबुलिन जो प्रोटीन है वो 3 टाइप्स की होती हैं, नंबर 1 अल्फा, नंबर 2 गामा, नंबर 3, तो नंबर 2 बीटा, नंबर 3 गामा। नंबर 1 अल्फा ग्लोबुलिन, नंबर 2 बीटा ग्लोबुलिन, नंबर 3 गामा ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन ये 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए जो ये दोनों अल्फा और जो बीटा जो ग्लोबुलिन है, इसका जो संश्लेषण है ना, ये लीवर के अंदर होगा। ये ध्यान रखिएगा कि ये दोनों लीवर के अंदर बनती है, ये दोनों का संश्लेषण लीवर में होगा। प्लाज्मा प्रोटीन का ऑलमोस्ट पूरी जो प्लाज्मा प्रोटीन है उसका संश्लेषण ही कहां पर होता है, लीवर में होता है। लेकिन क्या है कि जो ग्लोबुलिन है उनमें से ये दोनों तो लीवर में बनती है, लेकिन ये लीवर के अंदर नहीं बनती है, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको लिखा है कि इन दोनों का संश्लेषण लीवर में होगा। इसका संश्लेषण लीवर में नहीं होगा, इसका संश्लेषण लसिका में होगा, जिसे लिम्फ बोला जाता है। अब लसिका क्या होती है इसके बारे में हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। लसिका क्या होती है बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको कि लसिका होती क्या चीज है। जिस प्रकार हमारी जो यह रहता है ना डब्ल्यूबीसी सिस्टम रहता है, उसी प्रकार हमारा लिम्फ सिस्टम भी रहता है। सेम इसी प्रकार लिम्फ सिस्टम रहता है जिस प्रकार डब्ल्यूबीसी रहता है, लेकिन वो थोड़ा अलग होता है, डब्ल्यूबीसी थोड़ा अलग होता है। थोड़ा सा माइनर डिफरेंसेस हैं, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। तो ध्यान रखिएगा इसका संश्लेषण कहां पर होगा, लसिका में होगा। इसका
संश्लेषण लसिका में होगा। इसका संश्लेषण कहां पर होगा? लसिका में होगा। अब देखिए अल्फा जो ग्लोबुलिन है इसमें क्या होता है कि अल्फा एंटी ट्रांसफर प्रोटीन होती है, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। अल्फा एंटी ट्रिप्सिन जो प्रोटीन है वो इसके अंदर होती है। अल्फा ग्लोबुलिन में कौन सी प्रोटीन होती है? अल्फा एंटी ट्रिप्सिन क्या होती है? प्रोटीन होती है। अब देखिए अल्फा एंटी ट्रिप्सिन प्रोटीन करती क्या है, इसका हमारी बॉडी में रोल क्या है? तो ये क्या करती है? हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। किसको प्रोटेक्ट करती है? लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। लंग्स को प्रोटेक्ट, इसका फंक्शन क्या है? लंग्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। बीटा जो ग्लोबुलिन है ये क्या होती है? इसमें ट्रांसफेरिन प्रोटीन होती है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन। अब देखिए जो ट्रांसफेरिन प्रोटीन है ये ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है? सारी जितने भी प्रोटीन है वो ग्लाइकोप्रोटीन ही है। ये क्या करती हैं? ब्लड में क्या करती है? आयरन को क्या करती है? देखिए ट्रांस से ही आप समझ जाएंगे ब्लड का क्या करती है? ट्रांसफर करती है। तो आयरन का जो स्थानांतरण का कार्य कौन करती है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन करती है। तो ट्रांसफर से आप समझ सकते हैं कि ट्रांसफर किसका कर रही है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन है। ट्रांसफर किसका कर रही है? आयरन का ट्रांसफर कर रही है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये ट्रांसफर किसका कर रही है? आयरन का ट्रांसफर कर रही है। तो ये लिख देते हैं हम इसे, आयरन का स्थानांतरण। आयरन का स्थानांतरण कौन करती है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन करती है। ठीक है। इसका संश्लेषण लसिका में होगा। अब देखिए लसिका में मैंने बताया था आपको कि लसिका क्या है? एक तरीके से WBC की तरह है। तो इसका फंक्शन क्या होगा? क्या कार्य करेगी? एंटीबॉडी की तरह कार्य करेगी, प्रतिरक्षा करेगी हमारी। ठीक है ना। कार्य, इसका कार्य लिख लेते हैं। कार्य क्या है इसका? प्रतिरक्षा। कार्य क्या है? प्रतिरक्षा। ठीक है। लिम्फ सिस्टम वो जो होता है ना वो भी क्या है? एक तरीके से एंटीबॉडी है हमारे बॉडी के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका संश्लेषण लसिका में होगा। कार्य क्या करती है? प्रतिरक्षा करती है। देखिए मैंने आपको ये दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि जितनी भी प्लाज्मा प्रोटीन है वो क्या करती है? सब लीवर में बनती है। तो ये आप कंफ्यूज मत होइएगा थोड़ा सा कि ये अलग से मैंने लिखवा दिया। ये मैंने आपको अलग से इसलिए लिखवाया है क्योंकि जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन है सब बनती किसमें है? लीवर में बनती है। हमने जब प्लाज्मा प्रोटीन पढ़ रहे थे तब हमने डिस्कस कर लिया था, आपको पता है। और हमने इस चीज को जब हम लीवर पढ़ रहे थे तभी भी हमने डिस्कस किया था कि जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो कहां पर बनती है? लीवर में बनती है। लेकिन जो इसमें 3 टाइप्स ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन है, ग्लोबुलिन है, उसमें 3 टाइप्स हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो गामा जो ग्लोबुलिन है इसका संश्लेषण कहां होगा? लसिका में होगा। इसका कार्य क्या है? प्रतिरक्षा कार्य है। ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। 3 टाइप्स की होती है। अल्फा ग्लोबुलिन के अंदर अल्फा एंटीट्रिप्सिन प्रोटीन होती है जिसका कार्य क्या है? लंग्स को प्रोटेक्ट करना। सेकंड है बीटा ग्लोबुलिन जिसमें ट्रांसफेरिन प्रोटीन होती है, उसका कार्य क्या है? आयरन का स्थानांतरण। अब देखिए आयरन का स्थानांतरण क्या करती है? जब हमारी ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होता है ना उसमें क्या करती है? आयरन को एक तरीके से ये बॉन्ड बनाती है। क्या बनाती है? ट्रांसफेरिन प्रोटीन आयरन के साथ क्या बनाती है? बॉन्ड बनाती है। और बॉन्ड बनाकर उसको क्या करती है? पूरी बॉडी के अंदर सप्लाई करती है। तो ट्रांसफेरिन प्रोटीन का जो कार्य है वो क्या है? आयरन का स्थानांतरण करना। ठीक है। और गामा ग्लोबुलिन इसका संश्लेषण लसिका में होगा। कार्य क्या है इसका? प्रतिरक्षा है। अब देखिए आपके एग्जाम में आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्या होता है कि काफी बार मैंने देखा है कि ग्लोबुलिन से क्वेश्चन आए हुए हैं कि बीटा ग्लोबुलिन क्या करती है और गामा ग्लोबुलिन क्या है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कितने टाइप्स की ग्लोबुलिन होती है। तो ये चीज आपको जब आप पढ़ ही रहे हैं तो कंप्लीट पढ़िए, पूरी चीज आपको डिटेल से पता होनी चाहिए। क्योंकि आपने यदि ये पढ़ लिया कि ग्लोबुलिन क्या है और इसके बारे में आपको डिटेल से नहीं पता तो आप उसे भूल जाओगे, क्योंकि आपने उसके बारे में अच्छे से जाना ही नहीं। तो जैसे आप किसी ने आपने किसी व्यक्ति से आप मिले, ठीक है, और आपने मिलने के बाद उससे नॉर्मल बहुत सारी बातें कर ली, ठीक है, लेकिन आपने बातें करने के बाद उससे ना उसका नाम पूछा, ना उसके गांव का नाम पूछा, ना आपने उसके बारे में जानने की कोशिश की वो कहां रहता है, क्या कार्य करता है, किस प्रकार वो अपनी लाइफ जीता है, तो आप उसके बारे में बहुत जल्दी भूल जाओगे। लेकिन यदि आपने उसके बारे में अच्छे से जान लिया कि उसकी लाइफ कैसी है और वो क्या कार्य करता है, ये चीजें बहुत सारा यदि आपने उसके बारे में जान लिया तो फिर आपको जब भी आप उससे नेक्स्ट टाइम मिलोगे तो आप बिल्कुल उसके बारे में बहुत अच्छे से जान जाओगे कि वो
क्या है और उसका नाम क्या है, सारी चीज आपको पता होगी। इसी प्रकार जब भी आप पढ़ाई करते हैं तो आपने जैसे ग्लोबुलिन के बारे में पढ़ लिया कि ग्लोबुलिन क्या होती है, 3 प्रकार की होती है, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए और आपके बारे में आपसे बीटा ग्लोबुलिन से कोई क्वेश्चन आ गया तो आपने उसके बारे में बहुत अच्छे से जाना ही नहीं। यदि आपने अच्छे से जाना नहीं तो फिर आप उसके बारे में बहुत जल्दी भूल जाओगे। तो ध्यान रखिएगा, चीजों के बारे में यदि आपने एक बार जान लिया तो फिर आप उस चीज को बहुत अच्छे से याद रख पाते हो। अब देखिए, आपने ये यहाँ पे एक लसिका सुना है, लिम्फ सिस्टम, ये लसिका के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लसिका क्या होती है। तो क्वेश्चन आ जाए आपसे कि कौन सी प्रोटीन का संश्लेषण लसिका में होगा, तो आप तुरंत बता दोगे कि गामा ग्लोबुलिन का जो संश्लेषण है वो किसके अंदर होगा, लसिका में होगा। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्जाम वाला क्या करेगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर में कौन सी प्रोटीन का होगा, ये उसको पता ही है, लेकिन इसका यदि आपको पता नहीं है कि लसिका में होगा तो फिर वही क्वेश्चन आपके लिए टफ हो जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी अब हम पढ़ते हैं फाइब्रिनोजन के बारे में, जो बड़ी काम की चीज है। फाइब्रिनोजन एक ऐसी चीज है कि जो हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम गिरते हैं और हमारे लगती है तो सबसे पहले फाइब्रिनोजन एक्टिव होता है। तो प्लाज्मा जो प्रोटीन है उसमें जो फाइब्रिनोजन है वो सबसे पहले एक्टिव होता है। जब भी हमारे कोई चोट लगती है तो फाइब्रिनोजन क्या होता है, तुरंत एक्टिव हो जाता है, और तुरंत एक्टिव होकर क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग कर देता है। यदि आपके लग जाए तो आपके ब्लड निकलता रहे तो पूरा ब्लड ही खाली हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, फाइब्रिनोजन एक्टिव होता है। एक्टिव होकर क्या करता है, ब्लड क्लोटिंग कर देता है। ब्लड क्लोटिंग होने से क्या है कि वहां पर ही जहां पर आपकी लगी है वहां पर क्या होगा, एक ब्लड की पूरी लेयर बन जाती है। तो लेयर बनने से क्या होता है, ब्लड वहीं की वहीं रुक जाता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि थर्ड नंबर है वो है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, फाइब्रिनोजन के बारे में देखिए कि क्या होता है। ये क्या करता है, हमारे रक्त में ब्लड क्लोटिंग का कार्य करता है। क्या करता है, ये चोट लगने पर ब्लड क्लोटिंग, जिसे रक्त स्कंदन बोल सकते हैं आप, रक्त स्कंदन का कार्य करता है। ठीक है, तुरंत एक्टिव हो रहा है और क्या कर रहा है, ब्लड क्लोटिंग कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी काम की चीज है, इसे आप धन्यवाद कीजिए एक बार कि धन्यवाद फाइब्रिनोजन कि आपने हमारा ब्लड क्लोटिंग किया। ये बॉडी के अंदर ना हो तो पूरा ब्लड बाहर निकल जाए, ब्लड बाहर निकल गया तो फिर कुछ बचा ही नहीं, बस खत्म है सब। तो ब्लड क्लोटिंग का कार्य कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। अब देखिए क्या होता है कि हमारे जब चोट लग जाती है तो हमारे क्या होता है, सीरम बनता है, सीरम, ठीक है। और सीरम कैसे बनता है, जब आप रुधिर प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन को निकाल दोगे तो वो क्या होता है, सीरम होता है। रुधिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन यानी रक्त स्कंदन कारक, ठीक है ना, स्कंदन कारक जिसे बोल सकते हैं हम फाइब्रिनोजन, इसे निकाल दोगे तो वो क्या होती है, सीरम होती है। अब देखिए सीरम होती क्या है, देखिए जब हमारा ब्लड क्लोटिंग होती है ना, तो जो ब्लड क्लोटिंग के समय जो हल्का पीला सा जो पदार्थ होता है ना, उस समय तो वो क्या होता है, सीरम होता है। ब्लड क्लोटिंग के समय बनने वाला हल्का पीला पदार्थ ही क्या होता है, सीरम होता है। ये ध्यान रखिएगा, ब्लड क्लोटिंग के समय ये लिख लीजिए, लिख लेंगे एक बार, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि सीरम क्या चीज होती है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। और सीरम बनती कब है, यदि आप रुधिर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को क्या कर दोगे, सब्सट्रेट कर दोगे, ठीक है ना, ये माइनस है, सब्सट्रेट कर दोगे तो आप क्या बनेगा, सीरम बनेगा। और सीरम होती क्या है, ब्लड क्लोटिंग के समय ब्लड क्लोटिंग के समय हल्का पीला पदार्थ, ये क्या होता है, सीरम होता है। अब देखिए फाइब्रिनोजन मैं आपके साथ अभी तो डिस्कस कर ही रहा हूं ताकि ये चीजें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने फाइब्रिनोजन को इतना सारा डिस्कस किया है।
तो जब मैं आपको जब ब्लड क्लोटिंग होती कैसे, क्या क्या चीजें होती हैं, जब हम हार्मोन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको ये फाइब्रिनोजन के बारे में वापस से एक बार मैं इस चीज को मैं वापस से रिपीट करूंगा कि फाइब्रिनोजन मैंने आपको देखिए कौन सी क्लास में डिस्कस किया था और फाइब्रिनोजन का कार्य क्या है। तो यह बात आप बिल्कुल अच्छे से यदि एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीजों को आप समझ में जाएंगे तो मैं आपसे गारंटी से कह रहा हूं कि जब भी हम नेक्स्ट चैप्टर जो भी पढ़ा करेंगे उसमें मैं काफी सारी पुरानी चीजों को रिलेट करता हुआ चलूंगा। तो यदि आपको पुरानी चीजें याद होगी तो आप नई चीजों को बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि नई चीजें किस प्रकार उसमें एड ऑन करनी है। तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि फाइब्रिनोजन को आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सीरम क्या चीज होती है, रुधिर प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो सीरम का निर्माण होता है। सीरम क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग के समय बनने वाला हल्का पीला पदार्थ ही क्या होता है, सीरम होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, सीरम का बहुत अहम रोल, फाइब्रिनोजन का बहुत अहम रोल है। ये हमारी बॉडी के अंदर किस प्रकार हार्मोन रेगुलेशन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा कि फाइब्रिनोजन किस प्रकार एक्टिव होता है। इसे एक्टिव, एटलीस्ट इसे एक्टिव भी कौन करता है ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि फाइब्रिनोजन को एक्टिव कौन करता है। ऐसे थोड़ी ना कि फाइब्रिनोजन को क्या पता कि आपकी चोट लग गई। हाँ, सबसे पहले सूचना आपने किसको सूचना दी, किस प्रकार आपसे बॉडी के अंदर फाइब्रिनोजन को एक्टिव किया गया, ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि फाइब्रिनोजन होता क्या है, चोट लगने पर ब्लड क्लोटिंग का जो कार्य करता है वो कौन करता है, फाइब्रिनोजन करता है। अब प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कि प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स की होती हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजन। अब देखिए सबसे ज्यादा जो एक क्वेश्चन है वो एग्जाम में आता है और उसी में हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड नहीं दे सकता है ना। तो ये चीज हमारे माइंड में सबसे ज्यादा हम क्या है कि उस चीज को रट लेते हैं कि ये चीज जिसका ब्लड ग्रुप है वो ए को दे सकता है या बी को दे सकता है ना, इसने ओ को दे दिया या फिर ओ को नहीं दिया। एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, यही नहीं पता हमें। हमें एंटीबॉडी तो पता चल जाती है लेकिन एंटीजन क्या चीज होती है ये नहीं पता होता है। तो दोनों चीजें ये जब तक आपको पता नहीं होगी तब तक आप ब्लड ग्रुपिंग और ब्लड डोनर कौन है, ब्लड रिसिपिएंट कौन है, ये चीज आप नहीं पता कर सकते। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए कि एंटीजन क्या चीज होती है, एंटीबॉडी क्या चीज होती है, एंटीजन ब्लड कौन सा ब्लड ग्रुप के अंदर कौन सा एंटीजन होता है और एंटीजन होता है तो क्यों होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास मैंने आपको पहले ही बोला था कि आज की क्लास बहुत अहम होने वाली है क्योंकि काफी सारी चीजें आज आपको पता चलने वाली है। तो सबसे पहले आज हम ब्लड के बारे में पढ़ते हैं कि ब्लड के अंदर जो एंटीजन है और एंटीबॉडी है वो किस प्रकार होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं एक बार कि जिसके बाद हम थोड़ा सा नोट डाउन कर लेंगे कि होता किस प्रकार है, एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप एक बार देखिएगा, जैसे मैं आपके सामने एक वेन बना देता हूं। वेन मतलब वो वाली वेन नहीं जिससे कोई सामान ले जाया जाता है, वो वाली गाड़ी वाली वेन नहीं। वेन होती है जो हमारी नसें है ना, उन्हें वेन बोला जाता है। एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। धमनी होती है और एक सिरा होती है, वेन। ठीक है ना, तो ब्लड है हमारा तो दोनों के अंदर ही बहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धमनी के अंदर बहता है। ये तो मैंने आपके सामने एक तरीके से पाइप सा बना दिया है और कुछ इतना ज्यादा ध्यान मत दीजिए। तो एक पाइप सा है, ठीक है, इसके अंदर यदि ब्लड है तो ब्लड के अंदर ऑब्वियसली बात है आरबीसी होंगी, ठीक है ना। और आरबीसी कुछ इस प्रकार होती है, चपटी सी टाइप की होती है। समझने के लिए हम बना देते हैं, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है, समझने के लिए थोड़ा सा। आरबीसी कुछ इस टाइप की तो नहीं होती है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम समझने के लिए इस प्रकार से समझ सकते हैं कि ये ब्लड है और ब्लड है वो इस प्रकार से फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। ब्लड हमारा क्या हो रहा है, इस प्रकार से फ्लो हो रहा है। उसके अंदर क्या है, आरबीसी है, ठीक है। अब ये ध्यान रखिएगा कि यदि आरबीसी है तो आरबीसी के ऊपर क्या होता है, आरबीसी के ऊपर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर एक एंटीजन है जिसे ग्लाइको शर्करा समूह, जिसे आप सिर्फ ये बोल सकते हैं कि एक शर्करा समूह प्रेजेंट होता है। क्या होता है, शर्करा समूह, जो ग्लाइको लिपिड या ग्लाइको प्रोटीन होते हैं उसे ही बोला जाता है एंटीजन। अब देखिए आपको एंटीजन अच्छे से समझ में आएगा कि एंटीजन होती क्या चीज है। तो एंटीजन क्या है, एक शर्करा समूह है जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। जैसे यहां पर देखिए ये आरबीसी है, तो आरबीसी की इस सतह पर मान लीजिए कि एक एंटीजन है, उसका नाम है ए एंटीजन है, वो उसके ऊपर क्या है, उपस्थित है, ठीक है। जितने भी शर्करा समूह है जो एंटीजन कहलाते हैं वो कहां पर उपस्थित होते हैं, आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। लेकिन जो एंटीबॉडी होती है
वो कहां पर उपस्थित होती है, वो प्लाज्मा के अंदर उपस्थित होती है। और प्लाज्मा क्या है, इसके अंदर पूरा ब्लड बेरा है, तो ब्लड के अंदर क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। तो प्लाज्मा के अंदर क्या होगी, एंटीबॉडी उपस्थित होगी, एंटीबॉडी। अब देखिए, अब देखिए यहां पे यदि मैंने आपको देखिए नाम दे दिया इसका ए, कि इसके अंदर ए प्रकार की प्लाज्मा सॉरी ए प्रकार की जो शर्करा समूह है वो उपस्थित है। तो देखिए यदि यहां पर ए प्रकार की, ध्यान से बिल्कुल इस चीज को आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा भी मिस हो जाएगा तो आपको एंटीजन और एंटीबॉडी के बारे में कंफ्यूजन हो जाएगा। यदि थोड़ा सा भी कंफ्यूजन हो गया तो फिर आपको डोनर और रिसिपिएंट के बारे में अच्छे से समझ नहीं आएगा, फिर आपको वही रटना पड़ेगा। फिर आप रटोगे, फिर एग्जाम में जब क्वेश्चन थोड़ा सा भी घुमा के पूछा जाता है तो फिर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन किसको देता है, कौन किसको नहीं देता है, ओ प्लस कौन सा होता है, ओ माइनस कौन सा होता है, सब कुछ एकदम बिल्कुल गोलमोल हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा। जैसे ये आरबीसी है, आरबीसी के ऊपर जो शर्करा समूह है वो क्या है, एंटीजन है। तो एंटीजन, इसका नाम दे दिया मैंने एंटीजन ए, ठीक है। अब प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडी उपस्थित होगी, क्या होगी, एंटीबॉडी। तो एंटीबॉडी, एक बात बताइए कि यहां पर यदि ए है और एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीबॉडी मींस उसको मारने का काम करती है। क्या करती है, मारने का काम। एंटीबॉडी बनती है ना हमारे अंदर, जैसे हम टीका वगैरह लगवा के आते हैं, जैसे अभी आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, तो वैक्सीन ने क्या किया कि आपके अंदर बॉडी के अंदर क्या किया, उसी टाइप का एक वायरस डाल दिया, ठीक है। तो एंटीबॉडी ने क्या कर दिया, उसे पहचान लिया, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या करती है, उसको नष्ट करने का काम करती है। तो यदि यहाँ पर शर्करा, इसके ऊपर यहाँ पर आरबीसी है, उसके ऊपर जो एंटीजन है वो क्या है, ए टाइप का है। तो एंटीबॉडी कभी भी ए टाइप की नहीं हो सकती, क्योंकि यदि एंटीबॉडी ए टाइप की होगी तो ये इसको बिल्कुल अच्छे से पहचान लेगी और इसको क्या कर देगी, मार देगी, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी क्या होगी, बी होगी। एंटीबॉडी क्या होगी, बी टाइप की, जिसे बोला जाता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी। एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी होगी, ये ध्यान रखिएगा। अब लिख लेते हैं कि एंटीजन क्या होता है। आई थिंक मुझे आप लगता है कि अब आप लोगों को बिल्कुल ये चीज अच्छे से समझ आ गई होगी कि एंटीजन क्या होती है। तो एंटीजन क्या है, एंटीजन, इसे प्रतिजन भी बोला जाता है। एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा बोला जाता है, एंटीजन। तो ये क्या है, शर्करा समूह है। एंटीजन क्या है, शर्करा समूह। शर्करा समूह मतलब ग्लाइको लिपिड या ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं। आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं, जो आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। एंटीजन क्या है, शर्करा समूह है, ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन है, जो आरबीसी की सतह पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। जबकि एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी के बारे में भी लिख लीजिए। एंटीबॉडी प्रतिरक्षा, ये ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। अब देखिए एंटीबॉडी और एंटीजन सेम नहीं हो सकते। क्यों सेम नहीं हो सकते, क्योंकि सेम प्रकार की एंटीबॉडी होगी तो इसे क्या कर देगी, खत्म कर देगी। ये ध्यान रखिएगा कि सेम प्रकार की एंटीबॉडी और एंटीजन हो नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। अब हम इसके बाद हम ये चीज यदि आपको अच्छे से समझ आ गई तो ब्लड, कौन से ब्लड ग्रुप के अंदर किस प्रकार का एंटीजन हो सकता है और किस प्रकार की एंटीबॉडी हो सकती है, ये अब आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम एक चार्ट बना लेते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी का। तो ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि एंटीजन और एंटीबॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जब हम क्वेश्चंस की बारे में डिस्कस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ये चीजें जो मैं आज हम पढ़ रहे हैं इनके बारे में कितने क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं। तो यह बात आप ध्यान रखिएगा। अब हम देखते हैं कि ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप, ठीक है। एक साइड हम लिख लेते हैं ब्लड ग्रुप, एक साइड हम लिख लेते हैं एंटीजन। एंटीजन आपको मैंने बता दिया, अब हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है कि एंटीजन को प्रतिजन बोला जाता है और एंटीबॉडी। प्रतिजन थोड़ा सा वर्ड है, वो थोड़ा सा एक्वार्ड भी लगता है आप बोलते हैं तो मुझे लगता है कि शायद आप एंटीजन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल होंगे। मैं तो एंटीजन के साथ ज्यादा कंफर्टेबल हूं, तो एंटीजन ज्यादा बेटर है।
क्योंकि चीजें देखिए थोड़ा थोड़ा यदि आप इंग्लिश में जाने की तरफ, थोड़ा थोड़ा इंग्लिश की तरफ मूव करेंगे तो आपको चीजें आसान भी लगेगी। जो चीजें इंग्लिश में आसान है वो हिंदी में इतनी आसान नहीं है। तो एंटीजन, ब्लड ग्रुप ए बी, ए बी और ओ। देखिए 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी और ओ, ठीक है ना। किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है या किसी का ब्लड ग्रुप ओ है। 4 प्रकार के ही ब्लड ग्रुप है, इसके अलावा कोई ब्लड ग्रुप नहीं होता है। तो ब्लड ग्रुप के बारे में किसने बताया था, क्या बताया था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्लड ग्रुप के बारे में किसने खोज की थी और ब्लड ग्रुप के बारे में ये सब चीजें किसने बताई है, ये तो हम आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना जान लीजिए कि यदि आपके पास, अब आप ही मुझे खुद बताएंगे कि एंटीजन कौन सा होगा। देखिए अभी हमने जो डिस्कस किया ना, उसी के बेस पर आप बिल्कुल इस चार्ट को बहुत अच्छे से बना पाएंगे कि किस प्रकार का एंटीजन और किस प्रकार की एंटीबॉडी है। अब देखिए यदि आपके पास ब्लड ग्रुप ए है, क्या है, ब्लड ग्रुप ए, इसका मतलब आपके पास जो आरबीसी है वो क्या है, आरबीसी जो है वो क्या है, कुछ ए प्रकार की आरबीसी है। क्या है, आरबीसी आपके पास कौन सी है, आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसका मतलब आरबीसी क्या है, आपके पास ए है। इसका मतलब आरबीसी के ऊपर ही क्या होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, एंटीजन। तो आरबीसी के ऊपर यदि मान लीजिए एंटीजन प्रेजेंट होगा, ब्लड ग्रुप आपका ए है, तो आप बताइए कि उसके ऊपर एंटीजन भी कैसा होगा, ए ही होगा। कभी भी बी टाइप का एंटीजन उपस्थित नहीं हो सकता। जिस प्रकार का ब्लड ग्रुप है उसी प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट होगा। तो एंटीजन क्या होगा, ए। ये बात आपको समझ आ गई। सेम यदि बी है, ब्लड ग्रुप बी है, तो एंटीजन कैसा होगा, बी होगा। क्या होगा, बी होगा, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप ए और बी है, क्या है, ए और बी, तो एंटीजन कौन सा होगा, या तो ए होगा या फिर क्या होगा, बी होगा। क्या होगा, या तो ए होगा या फिर बी होगा, ठीक है ना। यदि ब्लड ग्रुप ए है तो फिर उसमें कोई एंटीजन नहीं होगा, क्योंकि एंटीजन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो उसमें एंटीजन ए होता है या फिर एंटीजन क्या होता है, बी होता है। तो इसके अंदर खाली रख दीजिए, ठीक है, इसमें कोई एंटीजन उपस्थित नहीं होगा। अब देखिए एंटीबॉडी, यदि आपके पास एंटीजन ए है, इसका मतलब आपके पास जो शर्करा समूह है, आरबीसी है, उसके ऊपर जो शर्करा समूह है वो किस प्रकार का है, ए प्रकार का। तो एंटीबॉडी किस प्रकार की होगी, बी टाइप की एंटीबॉडी होगी, ठीक है। यदि बी टाइप, यदि आपके पास एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी किस प्रकार की होगी, ए प्रकार की होगी। अब आई बात समझ में। यदि आपके पास ए और बी दोनों है तो अब एंटीबॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि यदि आपके पास एंटीजन या तो ए है या बी है तो फिर आपके पास एंटीबॉडी कैसे होगी बताओ। यदि एंटीबॉडी ए और बी दोनों में से यदि कोई एंटीबॉडी हुई तो वो तो इसको नष्ट कर देगी। क्या कर देगी, नष्ट कर देगी। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, इसके अंदर एंटीबॉडी क्या होती है, नील होती है। एंटीबॉडी क्या होती है, नील होती है। जिसका ब्लड ग्रुप ए और बी है उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी, नहीं होगी, ए और बी टाइप की एंटीबॉडी नहीं होगी। अब देखिए ओ है, ओ के पास एंटीजन कोई भी नहीं है, इसके खाली है, तो इसके पास जो एंटीबॉडी होगी वो क्या होगी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी, 2 टाइप की एंटीबॉडी होगी, क्योंकि इसके पास तो एंटीजन है ही नहीं है ना। तो यदि एंटीजन है ही नहीं है तो दोनों प्रकार की एंटीबॉडी उपस्थित हो सकती हैं। ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे इस प्रकार इसके पास दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित हैं, एक तो ए है और एक क्या है, बी है। दोनों प्रकार के एंटीजन उपस्थित है, तो इसी प्रकार इसके पास दोनों प्रकार की क्या है, एंटीबॉडी भी उपस्थित है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या चीज होती है, ठीक है। इसके बाद हम आज डिस्कस करते हैं कि डोनर कौन हो सकता है और रिसिपिएंट कौन हो सकता है। ये चीज भी आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आनी चाहिए कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ठीक है। यदि आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई कि एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, तो मैं आपको एक लाइन लिखवा देता हूं। उसी लाइन के बेस पे आपसे चाहे एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, तो आप उसको उस लाइन के बेस पे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, क्योंकि एक बार यदि आपको वो लाइन याद हो गई तो फिर आपको कभी रटने की जरूरत नहीं है कि आपने एक जैसे आप चार्ट बना के रख लिए कि ए किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ए को दे सकता है, ठीक है, ए किससे ले सकता है। तो ये चीज आपको फिर रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। एक नोट लगा के एक लाइन लिख लीजिए। अब देखिए ये जो टॉपिक है उसका नाम आप डाल लीजिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन।
रक्त स्थानांतरण, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो होता है डोनर, क्या होता है, डोनर होता है, एक होता है रिसिपिएंट। डोनर और रिसिपिएंट, डोनर होता है वो एंटीजन होता है। एक मिनट, ये नोट बाद में डालेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले आप लिख लीजिए कि जो डोनर होता है, एक तो डोनर होता है और एक होता है रिसिपिएंट। ठीक है ना। ये तो होता है दाता, डोनर जो दान देता है, और ये होता है ग्राही। ये क्या होता है, ग्राही होता है। इसमें डोनर में क्या है, एंटीजन, डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी। देखिए मैंने आपको ये बता रहा हूं ना, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, और यही वो लाइन है जो मैंने आपको नोट में बताना चाहता था कि जो डोनर का जो एंटीजन है, डोनर का क्या है, एंटीजन। ये चीज ध्यान रखिएगा, डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी ये कभी मैच नहीं होनी चाहिए। डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी, ये लाइन ध्यान रखना चाहिए सफल स्थानांतरण हेतु, है ना। मतलब सक्सेसफुल यदि आपको ब्लड करना है जैसे किसी भी पेशेंट के अंदर यदि ब्लड की कमी हो जाए, तो सबसे पहले एक ही लाइन चेक की जाती है कि जो डोनर का जो एंटीजन है, जो ब्लड दे रहा है, और ग्राही की जो एंटीबॉडी है, वो कभी भी मैच नहीं होनी चाहिए। क्यों मैच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए यदि मैंने आपको बताया था कि एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी मैच हो गई, इसका मतलब ध्यान दीजिएगा एक बार इस लाइन पे, ये है आपके पास आरबीसी, ये क्या है, आरबीसी। इसका मतलब डोनर का क्या है, एंटीजन। एंटीजन मतलब जैसे आपके पास एंटीजन ए है, शर्करा समूह क्या है, ए है, इसका मतलब शर्करा समूह यहां पर क्या है, ए है। इसका इस मतलब शर्करा समूह आरबीसी के ऊपर क्या है, ए है। तो डोनर का एंटीजन, इसने इसको क्या दे दिया, एंटीजन दे दिया। अब देखिए सामने वाला पेशेंट है, क्या है, पेशेंट, उसकी एंटीबॉडी यदि मैच हो गई, देखिए इसकी एंटीबॉडी क्या थी, यहां पर ये आरबीसी है ना, और इसकी ये ब्लड है, और इसके अंदर एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी क्या है, ए है। अब देखिए आपने जो डोनर का एंटीजन, वो भी क्या था, ए था, और डोनर की एंटीबॉडी ये भी क्या थी, सॉरी रिसिपिएंट की एंटीबॉडी क्या थी, ए थी। यदि दोनों मैच हो गई, गड़बड़ हो जाएगा, सारा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यदि ये यहां पर एंटीजन जैसे ही इसके अंदर जाएगा, तो एंटीबॉडी क्या करेगी, उसे खत्म कर देगी। और यदि एंटीबॉडी ने उसे खत्म कर दिया, तो पूरे ब्लड के अंदर पूरी ब्लड की फिर ऐसी की तैसी हो जानी है। क्योंकि फिर उसमें क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं जो हमारे जो इसको जो पेशेंट को जो ब्लड सप्लाई हुआ है, जो पेशेंट को जो ब्लड दिया गया है ना, तो फिर उसमें क्या होता है कि उसकी क्लोटिंग होने लग जाती है। फिर उसके अंदर जो आरबीसी है वो क्या होने लग जाती है, धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है। और आरबीसी नष्ट होने लगेगी तो फिर पेशेंट की क्या हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो कभी भी डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी मैच नहीं होनी चाहिए। तो ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा कि डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी कभी भी मैच नहीं होनी चाहिए। यदि आपने मैच करवा दी, तो फिर किसी भी व्यक्ति को यदि आप ब्लड देते भी हो, तो ध्यान रखिएगा कि एक बार चेक कर लीजिएगा कि उसकी एंटीबॉडी क्या है और एंटीजन क्या है। तो एक बार नोट लगा के लिख लीजिए, नोट कि सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफर के लिए डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी मैच नहीं होनी चाहिए। सक्सेसफुली ब्लड ट्रांसफर के लिए डोनर का एंटीजन और ग्राही की एंटीबॉडी मैच नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके बाद कौन डोनर हो सकता है, कौन यूनिवर्सल डोनर है और कौन यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, तो ये चीजें हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे।
कि डोनर कौन सबसे ज्यादा मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल ग्राही कौन है और किस प्रकार होता है, क्यों होता है, ये सब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा आप ट्राई कर सकते हैं कि जो भी हमने आज पढ़ा है, जिसमें आपको जो भी अच्छी अच्छी चीज समझ आई है कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और ब्लड ग्रुप में एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होती है, ठीक है, ये चीज यदि आपको बहुत अच्छे से समझ आई है और ये लाइन का मीनिंग आपको अच्छे से पता चल गया है, तो आप एक बार खुद से प्रयास कीजिएगा कि जो यूनिवर्सल डोनर कौन है और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है और कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये चीज आप एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। बाकी हम कल की क्लास में तो डिस्कस करेंगे ही कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है, ये चीज हम कल की क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप एक बार इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा और जितने भी चीजें हैं, जो भी चैप्टर कंप्लीट होता जा रहा है जैसे जैसे, तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि अभी एग्जाम क्या है थोड़े नियरेस्ट है, तो एमसीक्यू अभी हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, ताकि एक बार क्या है कि थोड़ी थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा कंप्लीट हो जाए, तो क्या है कि चीजें आपको अच्छे से समझ आएगी। लेकिन आप खुद से एक बार जो भी चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया है, पढ़ लिया है, तो उसे आप एक बार क्वेश्चन लगा के देखिए कि आपने जो भी पढ़ा है वो आपके लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना बेनिफिशियल नहीं है। तो ये चीज आप खुद से भी एक बार ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम आने वाली क्लासेस के अंदर तो काफी सारे क्वेश्चन करेंगे ही, क्योंकि क्वेश्चन से ही काफी सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। मैं भी बीच बीच में आप लोगों को बताता रहता हूं कि कौन सा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, कौन सा क्वेश्चन पुटअप नहीं हो सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। बाकी आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, और बाकी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे कि कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किससे ब्लड ले सकता है। तब तक के लिए आप क्लास को अच्छे से देखिए और आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों, जय हिंद, जय भारत।